पाली हाउस एक पॉलीथीन का स्ट्रक्चर होता है जो घरनुमा स्ट्रक्चर होता है। पाली हाउस को बनाने के लिए कम से कम हमको 34 लाख की आवश्यकता पड़ती है। जो नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन है उनके थ्रू हमको सब्सिडी मिलता है 50%, तो वो करीबन 17.5 लाख का एक पॉली हाउस 1 एकड़ का होता है। और पॉली हाउस में इसलिए हम लोग खेती कर रहे हैं क्योंकि हम लोग आधुनिक खेती की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो आधुनिक खेती में क्या है कि किसान जो वैज्ञानिक तरीके से अपना खेती कर सकते हैं और अच्छी क्वालिटी वाले फसल उगा सकते हैं, इसलिए हम लोग पॉली हाउस में खेती करते हैं। क्योंकि आजकल जो वातावरण है कभी भी चेंज हो जाता है, पानी अचानक कभी भी गिर जाता है, ज़्यादा रेनफॉल हो जाता है, बहुत अधिक तापमान हो जाती है। और बाहर में जैसे ओपन में हम लोग जैसे खेती कर रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा कीटनाशक का हम लोग उपयोग कर रहे हैं, जो कि हम पॉली हाउस में अगर खेती करते हैं तो वो मिनिमम इंसेक्टिसाइड यूज़ के साथ हम लोग उत्पादन कर सकते हैं। इसमें क्या है कि एक नेट हाउस होता है वो भी 1 एकड़ का होता है, उसमें करीबन 12 से 15 लाख रुपए लगते हैं, उसमें भी सब्सिडी है। और उसे छोटा बनाए तो एक टनल स्ट्रक्चर होता है, जो छोटा स्ट्रक्चर होता है वो 10 से 12 लाख के अंतर्गत किसानों को मुहैया कराया जा सकता है। आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहां सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, कोदो, कुटकी, रागी ये सब लघु धान्य फसलें हैं जिन्हें हम मिलेट्स या मोटे अनाज के रूप में भी जानते हैं। इनकी पौष्टिक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं और इसका समर्थन मूल्य धान से भी अधिक होता है। और सबसे अच्छी बात है कि छत्तीसगढ़ की जलवायु जो है वो इसे उगाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, इसीलिए छत्तीसगढ़ में भी लघु धान्य फसलों को उगाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। यह वर्ष 2023 तो मिलेट वर्ष ही घोषित किया गया है। यदि आप भी अपने खेतों में मिलेट्स लगाना चाहते हैं, लघु धान्य फसलें लगाना चाहते हैं, तो इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे बीच हैं केवी के भाटापारे से श्रीमती स्वाति ठाकुर मिर्जा। मैम, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, इस विषय में यदि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, लघु धान्य फसलें या मिलेट्स क्या हैं और इसका क्या महत्व है? लघु धान्य फसलें जो होती है मैडम, इनमें 6 फसल आते हैं जी। कोदो, कुटकी, रागी, सांवा, चीना और कंगनी। जी। 6 फसल लघु धान्य फसलों के अंतर्गत आती हैं। जी जी। और लेकिन जो छत्तीसगढ़ में जी मुख्यतः 3 फसलों की खेती की जाती है। जी। कोदो, कुटकी एवं रागी की। अच्छा।
वैसे तो जो लघु धान्य फसल को हम मिलेट बोलते हैं, जी, जैसे जी। आपने अभी बताया, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट 2023 अभी भारत सरकार के नेतृत्व में जी। जो अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष हम इसको कहते हैं। जी, जी, जी। और भारत सरकार के नेतृत्व में राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2023 को भारत सरकार के प्रस्ताव पर जी। घोषित किया है, जिसे जी। हम मोटा अनाज भी कहते हैं। तो इनमें जो है ये भी दो वर्ग में वर्गीकृत हैं। अच्छा। पहले तो इसमें आता है अपना ज्वार और बाजरा, जी। ये दोनों फसल आते हैं, इनको हम मेजर मिलेट्स कहते हैं। अच्छा। जो प्रमुख धान्य जो फसलें हैं, उसके बाद ये लघु धान्य फसलें आती जी, हैं, जी। जो जिसमें हम रागी, कोदो और कुटकी की चर्चा करेंगे। जी, जी, जी। तो ये उनकी महत्व तो बहुत ज़्यादा है। और भारत सरकार ने कुपोषण से भारत को दूर करने के लिए, अच्छा, जी। कुपोषण मुक्ति की ओर अग्रसित होने के लिए, और दूसरी बात किसानों को समृद्ध बनाने के लिए, जी। जो कुपोषण का चलन अभी मतलब बहुत ज़्यादा कुपोषित मतलब बच्चे जो गांव में दिखते हैं, पाए जाते हैं, तो उन कुपोषण से भारत को मुक्त कराने के लिए भारत सरकार ने ये प्रस्ताव भेजा था संयुक्त राष्ट्र महासभा को, जिससे 72 देशों ने इसको सहमति दे करके इसको अंतर्राष्ट्रीय पोषण अनाज वर्ष घोषित किया है। जी, जी, जी। और इसका महत्व तो बहुत ज़्यादा है पोषक तत्व के रूप में, इसीलिए हम इसको पौष्टिक अनाज के रूप में हम इसको जानते हैं। इसके अलावा जो जलवायु परिवर्तन जो हम सुन रहे हैं आजकल कि तापमान बढ़ रहा है, वर्षा कम हो रही है, उस परिप्रेक्ष्य में भी हम इसे जलवायु संगत फसल कहते हैं। अच्छा। क्योंकि इनको जो तापमान और जलवायु इनकी आवश्यकता है, वो जो है जलवायु जो परिवर्तन हो रहा है, उसमें ये जलवायु स्मार्ट फसलें हम इनको कहते हैं। छत्तीसगढ़ की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है? छत्तीसगढ़ की जलवायु इसके लिए उपयुक्त है मैडम। और इसमें जैसे हम रागी की बात करें तो रागी जो है वो आपका 26 से 29 डिग्री सेल्सियस तापमान में ये होता है। जी, जी। और इसके अलावा जो वर्षा इसको चाहिए वो इसको 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यही हम कोदो की बात करें तो उसमें 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कम वर्षा में ये फसलें बहुत अच्छी उपज देती हैं। जी, जी। और इसके अलावा अगर हम मैम पहले एक साथी का फोन सुन लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? हाँ, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, गुटकू बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। जी पटेल जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। सबसे पहले आपको और डॉक्टर साहिबा को नमस्कार। नमस्कार। नमस्ते। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे हमको कोदो कुटकी लगाना है जी, तो उसके लिए किस टाइप का जमीन होना चाहिए और कब लगाना उचित है। और दूसरी बात ये है कि हम यदि अन्य फसल लिए हैं, धान वान लिए हैं, तो उसके बाद यदि हम लगाना चाहते हैं, अच्छा, क्या जमीन का जांच कराना पड़ेगा या हमको किस टाइप का लगाना पड़ेगा, इसके बारे में जानना चाहते हैं। जी जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मैम बताइए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि सर जैसे उन्होंने अभी पूछा कि किस टाइप के ज़मीन में इसे लगाना चाहिए। जी, जी। तो वैसे तो ये जो है इसके लिए सभी प्रकार के ज़मीन में आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपका ज़मीन दोमट या हल्की दोमट मृदा है तो वो इसके लिए ज़्यादा उपयुक्त होती है। अच्छा। अदरवाइज आप इसको जो पथरीली, कंकरीली या ढालू ज़मीन होती है उसमें भी आप इसको लगा सकते हैं। इसके अलावा जो पूछे कब लगाना चाहिए, तो ये अगर हम रागी की बात करें तो रागी हम साल भर लगा सकते हैं। जैसे जून जुलाई जो है इसका समय है, वर्षा ऋतु में हम इसको लगाते हैं। और कोदो भी और कुटकी भी, ये हम वर्षा ऋतु की फसलें हैं ये मुख्यतः। पर रागी जो है हम रबी में भी लगाते हैं। रबी का समय जो होता है वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम इसको लगा सकते हैं। और जो कुटकी जो है वो भी वर्षा ऋतु की फसल है, और कोदो भी वर्षा ऋतु की फसल है। प्राय इसको जून जुलाई के समय ही लगाते हैं। पर रागी जो है आप इसको ग्रीष्मकालीन में भी ले सकते हैं। अभी आप फरवरी या मार्च के प्रथम सप्ताह तक इसको लगा सकते हैं। जी जी। और दूसरा जो जमीन की बात ये कहे हैं, तो जमीन तो जैसे मैंने बताया, मृदा परीक्षण की बात भी ये कहे हैं। जो मृदा परीक्षण करवाना जरूरी है, क्योंकि हम धान की फसल लेते हैं तो उससे जो हमारी जमीन है वो लगातार धान की फसल लेने से अम्लीय हो जाती है। अच्छा। तो जो हमारा ये जो कोदो कुटकी रागी है, इसका जो पीएच मान है वो 7 से 8.5 होना चाहिए। अच्छा। तो मृदा परीक्षण तो बहुत आवश्यक है। और मृदा परीक्षण मैं बताना चाहूंगी हर 3 साल में एक बार ये तो करवाना ही चाहिए, जिससे आपको पता चलता है कि आपके खेत में पीएच मान कैसा है, कौन से पोषक तत्व की कमी है, कौन से पोषक तत्व ज्यादा है। तो ये सारी चीजें हैं, तो मृदा परीक्षण तो आवश्यक है।
जी जी मैम, जलवायु और भूमि की बात हो गई। अब छत्तीसगढ़ की जलवायु और मिट्टी के हिसाब से कौन कौन सी प्रजातियां हैं इसकी मोटे अनाज की जो हमारे किसान भाई लगा सकते हैं जो ज़्यादा अच्छा उपज देंगी? जी, छत्तीसगढ़ में अभी हमारा जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ से कुछ किस्में विकसित हैं। जैसे रागी की बात करें तो इंदिरा रागी 1 है। इसके अलावा कोदो की बात करें तो इंदिरा कोदो 1, 2, 3 ऐसे है। अच्छा। छत्तीसगढ़ रागी 2 है। इसके अलावा कुटकी की बात करें तो इंदिरा कुटकी 1 है, BL4 बोलते हैं। जी, तो ऐसे हमारे विश्वविद्यालय से कुछ किस्में विकसित हैं जो आपका झुलसा जो रोग रखता है इसमें रागी कोदो कुटकी में, झुलसा रोग एवं जो भी तना छेदक वगैरह कीट लगते हैं उससे प्रतिरोधक क्षमता है, सहनशील है। ये सारी किस्में हमारे विश्वविद्यालय से विकसित हैं। इसके अलावा रागी के कई किस्में हैं, जैसे OU 82 ये उड़ीसा यूनिवर्सिटी की किस्म है। अब कोदो की बात करें तो कोदो में JK 41, 48 ऐसे करके किस्में हैं। जी। तो इस प्रकार से कई प्रकार की किस्में हैं जो आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किस्में हैं, जिसे आप चयन करके आप इसको लगा सकते हैं। मैम, क्या इसके बीज यहाँ से हमको शासकीय तौर पर मिल सकते हैं मिनी किट्स के रूप में? जी, बीज मिल जाएंगे। ये आपको कृषि विज्ञान केंद्र से एवं शासकीय तौर पे भी मिल जाएंगे आपको। जो बीज निगम है वहाँ से भी मिल जाएंगे आपको इसके बीज। जी, और एक और साथी का फोन है। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं महेश मिर्जा ग्राम मली पलाई ब्लॉक से बोल रहा हूँ। जी, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? तो जैसे अभी धान की फसल लगाते हैं हम लोग जी, तो उसमें रागी लगाना चाहता हूँ तो कौन सा किस्म डालना चाहिए और कब बुआई करना चाहिए उसका, ऐसे पूछो। जी मैम, एक बार किस्म और बता दीजिए और इनको कब लगाना चाहिए? जी, मैं ये बताना चाहूँगी कि जो रागी की फसल है ये 90 से 100 दिन की फसल है। जी। तो आप अभी अगर ग्रीष्म ऋतु में लगाना चाहते हैं तो आज 1 मार्च है, आप जल्दी से अगर आपकी खेत तैयार हो गई है तो आप लगा सकते हैं 1 हफ्ते के अंदर। और इसके बाद ये ज़्यादा दिन की फसल नहीं है, आप इसको 3-4 महीने में ये कट जाएगी। उसके बाद आप धान की फसल जो है अगर आप रोपा लगाते हैं धान का तो वो अगस्त तक जाता ही है। तो आप उसके बाद आप फिर से धान फसल लगा सकते हैं रागी के बाद। जी। मैम, हम बात कर रहे थे कि बीज प्राप्त हो सकता है, लेकिन बीज बोने के पहले क्या बीजोपचार जरूरी है? बीजोपचार बहुत महत्वपूर्ण है किसी भी फसल में, और इसमें भी क्योंकि हमारी जो उपज है उसकी वृद्धि हो जाती है जब हम बीज उपचार करते हैं। और बीज उपचार हम सबसे पहले फफूंद जो बीमारी है उसके लिए फफूंद नाशक से करते हैं। और फफूंद नाशक में आपका एक साफ करके दवाई आता है, बाजार में मिलता है, जिसमें आपका मैनकोजेब और कार्बेंडाजिम दोनों का ये मिश्रण होता है। मैनकोजेब इसमें 63% होता है, 63%, और आपका जो ये कार्बेंडाजिम है वो 12%। तो ये दोनों का मिक्सचर होता है साफ। इससे जो 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से आप सबसे पहले साफ से आप इसका उपचार कर सकते हैं, जो पाउडर फॉर्म में आता है बाजार में। इसके बाद आप एक कीटनाशक जो है उसके लिए आप जो कीटनाशक दवाई से करेंगे, जिसमें थायोमैक्सेम करके दवाई आता है, इसको भी आप 2 से 3 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से, उसके बाद हम कल्चर से उपचार करेंगे। ऐसे हम तीन बार उपचार करते हैं, सबसे पहले फफूंदनाशक से, फिर कीटनाशक दवाई से, और उसके बाद हम कल्चर से। कल्चर में हम एजोस्पाइरिलम करके आता है मैडम, उससे उपचार कर सकते हैं। 25 ग्राम प्रति किलो बीज हम इसको लेते हैं, एजोस्पाइरिलम, तो ये इससे भी हम उपचार कर सकते हैं। इस प्रकार 3 बार उपचार करके हम इसको फिर बुआई की जा सकती है। मैम, इसकी बुआई की सही विधि क्या है, उन्नत विधि क्या है जिससे फसल अच्छी उगे? जी, बुआई की मैडम मोस्टली जो अपने जो किसान हैं वो छिड़काव विधि से इसका बुआई करते हैं। पर इसमें जो है उत्पादन घटता है क्योंकि पौधे की संख्या इसमें ज़्यादा हो जाती है, बीज दर भी ज़्यादा लगता है इसमें। तो हमको जो बुआई है वो कतार विधि से करना चाहिए। और आजकल जो एक मशीन आई है सीड ड्रिल, सीड ड्रिल से हमें इस बुआई करना चाहिए। उससे क्या होता है कि पंक्ति की पंक्ति दूरी जो होती है, कतार से कतार का जो दूरी है वो मेंटेन रहता है, और इसके अलावा पौधे से पौधे दूरी भी मेंटेन रहता है। और इसके अलावा हम अगर रागी की बात करें तो रागी को हम रोपाई विधि से भी लगा सकते हैं। रोपाई विधि से लगाएंगे थरा बनाकर नर्सरी में, तो हमको और ज्यादा उत्पादन प्राप्त होगा इससे। तो रागी को जब भी हम लगाएं, जैसे मैंने अभी बताया, बीज उपचार तो करना ही चाहिए। बीज के साथ हम थरा उपचार भी कर सकते हैं। मैम, एक साथी का फोन सुन ले। हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं गुजरात से बोलता हूँ, जूनागढ़ जिला से। अर्जुन भाई नाम है मेरा। जी अर्जुन भाई, क्या पूछना चाहते हैं आप? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि रागी है जो
आपने बोला अभी, मैं वैसे तो गुजरात में बोलता हूँ, जी। और ये कहना है मेरा कि 1 हेक्टेयर में कितना बीज चाहिए? अच्छा, 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालें ये रागी का? अब ये बुवाई की विधि के ऊपर आधारित होती है। जैसे मैं अभी बता ही रही थी आपको कि अगर हम थरा लगा करके नर्सरी में रोपा विधि से करेंगे तो हम उसमें 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज हमें पर्याप्त है। जी। और अगर हम उसको छिड़काव विधि से कर रहे हैं तो हमें 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता पड़ेगी। जी। और अगर हम उसको सीड ड्रिल से लगा रहे हैं तो 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर बीज दर पर्याप्त है। तो इस प्रकार जो है हम किस विधि से उसको लगा रहे हैं उस पे डिपेंड करता है कि हमको कितना बीज दर चाहिए। जी। मैम, आपने शुरू में बताया था कि ये जो लघु धान्य फसलें हैं ये ऐसी जमीन पर लगाना चाहिए जहाँ पानी की निकासी अच्छी हो। जी। तो जल प्रबंधन कैसा होना चाहिए इस फसल के लिए? जल प्रबंधन हम ऐसी जमीन पे लगाएं जहाँ पे पानी ना रुकती हो। जी हाँ। क्योंकि जैसे मैंने पहले ही बताया इसकी जो पानी की जो आवश्यकता है वो बहुत कम है इसका। जी। जैसे मैंने बताया रागी में जो है 50 से 90 सेंटीमीटर वर्षा में हो जाता है, कम पानी में। जी हाँ। तो ये जो सारे फसल हैं जो लघु धान्य फसल, इसको 200 से 600 mm पानी ही लगता है। बल्कि अगर हम धान और गेहूं की बात करें तो उसमें 600 से ऊपर है ना। गेहूं में जैसे 600 से ऊपर पानी लगता है और धान में 1200 से 2000 mm तक पानी लगता है। तो उस अगर तुलना करें तो इसमें बहुत कम पानी लगता है। तो हमको ऐसे जमीन पे लगाना है जहाँ पे पानी रुकता नहीं है, जहाँ पे निकासी अच्छी हो पानी की, ऐसे जमीन में हमें इसको लगाना चाहिए। जी। मैम, जल प्रबंधन के बाद एक दूसरी महत्वपूर्ण चीज है खाद उर्वरक प्रबंधन। ये कैसे करना चाहिए? कब कितनी खाद इसमें डालना चाहिए? जी, खाद में हम देखेंगे कि तीनों फसल के जो रागी, कोदो, कुटकी है, तीनों की अलग अलग खाद की मात्रा लगती है। अगर हम रागी की बात करें तो 50, 40 और 20, 50 किलो प्रति हेक्टेयर आपको नाइट्रोजन लगता है, 40 किलो प्रति हेक्टेयर फास्फोरस और 20 किलो प्रति हेक्टेयर 20 से 30 किलो प्रति हेक्टेयर आपको पोटास लगता है। और कोदो की बात करें तो उसमें 40, 30 और 20, 40 किलो नाइट्रोजन, 30 किलो फास्फोरस और 20 किलो आपका पोटेशियम लगता है। और कुटकी की बात करें तो वो 20, 10 और 10 हो जाता है। तो कुटकी की जो डिमांड है वो कम है उर्वरक की। कुटकी में 20 किलो नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर की दर से 10 किलो फास्फोरस और 10 किलो पोटेशियम की दर से हमें डालना है। और जब भी हम डालेंगे इनको, तो डालने का जो विधि है वो हम जो फास्फोरस और पोटेशियम है उसको बुआई के समय ही पूरी मात्रा हम खेत में डाल देते हैं। बल्कि जो ये नाइट्रोजन है जो हम यूरिया के रूप में देते हैं उसे हमको 2 से 3 भाग में डिवाइड करके डालना चाहिए। जो 50% मात्रा है वो हम बुआई के समय डाल देंगे। और जो बाकी शेष मात्रा है वो हम प्रथम जब निराई करेंगे खेत में जो आएगा 20 से 25 दिन बाद तब करेंगे। और उसके 15 दिन बाद फिर जो दूसरा मात्रा है ऐसे 3 भाग में बांट करके हम जो है यूरिया को खेत में डालते हैं। जी। मैम, फसल में हमेशा खरपतवार भी साथ में उगाया जाता है जो कि फसल के उत्पादन को प्रभावित करता है। तो खरपतवार नियंत्रण किस तरह से किया जाए? खरपतवार के लिए ऐसा है कि हमको जो शुरुआती 45 जो दिन है ये हमको खरपतवार से मुक्त रखना पड़ता है अपने खेत को। ये समय जो होता है अगर इस समय हम खरपतवार नहीं हटाएंगे तो हमारा जो फसल का पैदावार बहुत ज्यादा घटता है। तो 45 दिन तक तो हमको खरपतवार से मुक्त रखना पड़ता है। उसके लिए जो है हम हाथ से निराई कर सकते हैं। दूसरा हम जो खरपतवार नाशी आते हैं तो जैसे 2,4-D करके आता है जो 1 किलो प्रति हेक्टेयर में हमको लगता है। 80% 1 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से हम 20 से 25 दिन बाद हम खेत में इसका स्प्रे कर सकते हैं, जिससे जो चौड़ी पत्ती वाली जो जितने भी खरपतवार होंगे वो नष्ट हो जाते हैं। और इसके पहले जो अंकुरण से पहले एक मेटाक्स्यूरॉन करके भी आता है खरपतवार नाशी, उसको हम अंकुरण के पहले हम उसको 0.75% के हिसाब से हम इसको खेत में स्प्रे करेंगे। ऐसे अगर 2 खरपतवार नाशी हम अंकुरण के पहले और 20-25 दिन बाद अगर हम स्प्रे करें तो खरपतवार से हमारा खेत मुक्त हो सकता है। जी मैम, इसकी फसल की कटाई कब और कैसे करना चाहिए? फसल की कटाई हम जब देखेंगे कि जो रागी में क्या होता है कि जो बालियां लगती हैं वो हमारे जो उंगलियों के तरह होती हैं, तो उसको अंगुलियां कहते हैं। तो उसमें जब हम देखेंगे पीला पड़ गया और उसके बाद वो भूरा हो जाता है, पत्तियां पीली पड़ गई और हम दाना को देखेंगे जब दाना ठोस हो गया तब हम उसका कटाई करते हैं। और उसी प्रकार कोदो में भी हम कोदो कुटकी में भी जब देखते हैं कि बालियां पीली पड़ गई और भूरी हो गई, दाने भूरे हो गए, तब हम उसको कटाई करते हैं।
इस तरह हम इसको मैम इसमें जैसे बाकी धान गेहूं या दूसरी अन्य फसलें हैं वो कीट व्याधि से प्रभावित होती हैं, तो लघु धान्य फसलें भी कीट व्याधि से प्रभावित होती होंगी। क्या क्या रोग या कीट है जो प्रभावित कर सकते हैं और उससे किस तरह से फसल को बचाया जाए? जी, लघु धान्य फसलों में अगर रागी की बात करें तो मुख्यतः झुलसा रोग इसमें लगता है जी। झुलसा रोग और कीट में बात करें तो तना छेदक। अच्छा। ये दो जो है मुख्यतः रागी में लगता है जी। और कोदो की बात करें तो स्मट करके लगता है जी। ये फफूंद जनित रोग हैं ये सारे। और इसमें क्या होता है कि अगर झुलसा रोग लग गया है तो जो आपका जो पत्तियां हैं ये 3 स्टेज में लगता है। पहले तो पत्तियों में लगेगा ये, उसके बाद ये पत्तियों के जो बाहरी हिस्से हैं उसमें भाग में आएगा और अंत में बालियों में आ जाता है। तो इससे क्या होता है कि फसल पूरी तरह क्षति पहुंच जाता है फसल को और फसल नुकसान हो जाता है। इसमें क्या होता है कि आप कैसे पहचानेंगे झुलसा रोग को? जो पत्तियों में आपका आंख के आकार जो है धब्बे पड़ते हैं जी। और जो बीच में काले हो जाते हैं। तो ये ऐसे जब पड़ने लगे तो झुलसा रोग का लग गया है जी। और इसको आपको निदान करने के लिए आपको ट्राइसाइक्लाजोल जो आता है 6 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में करके आपको खड़ी फसल में छिड़काव करना है। और अगर शुरुआती अवस्था है पत्तियों में जब आपको दिख रहा है, जब बालियों तक नहीं पहुंचा है, तब मैनकोजेब आप डाल सकते हैं 2 से 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में करके आप स्प्रे कर सकते हैं। इसी प्रकार जैसे मैंने बताया तना छेदक अगर लग रहा है आपके खेत में, जो रागी का मुख्य कीट है जी। इसके अलावा एक बालियों के समय एक गंधी बग करके ये भी कीट लगता है जी। तो तना छेदक के लिए आप इमिमेक्टिन बेंजोएट करके जो दवाई चलता है उसको आप 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी की दर से तना छेदक के लिए बहुत अच्छी दवाई है ये जी। इसको डाल सकते हैं। इसके अलावा जो गंधी बग है उसमें भी हम जब गंधी बग लग जाए तो हम इसमें भी हम इसको उपचार कर सकते हैं जी। इसके अलावा डाइमिथोएट भी एक दवाई है जो 1.5 से 2 ml प्रति लीटर पानी करके हम डाइमिथोएट भी डाल सकते हैं जी। तो ये सारे जो दवाइयाँ हैं ये हम स्प्रे करके एक साथी का फोन डाल सकते हैं। हेलो मैडम नमस्ते। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं दीपक बोल रहा हूँ मैडम जी। पूछिए क्या पूछना चाहते हैं? मैडम ये कोदो कुटकी लगाना था धान के बाद जी। तो उसमें कितना पानी लगेगा और कितना बीज लगेगा उसमें जानकारी लेना जी। अच्छा मैम एक बार और बताइए जी। कोदो कुटकी आपको लगाना है जैसे मैंने पहले बताया वर्षा ऋतु में, धान के बाद नहीं, कोदो जो है वो वर्षा ऋतु में ही लगती है। आप रागी धान के बाद लगा सकते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया कि रागी आप तीनों सीजन में लगा सकते हैं। और जो कोदो है आपको वर्षा ऋतु में ही ये लगता है, जून जुलाई के समय ये लगता है। और कोदो का जो बीज दर होता है वो 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आप अगर लाइन विधि से लगा रहे हैं तो, और अगर छिड़काव विधि से करेंगे तो 15 से 20 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से आपको कोदो का बीज दर लगता है। और रागी में भी सेम है, 10 से 15 किलो प्रति हेक्टेयर आपको, अगर आप कतार से कतार दूरी मेंटेन करके, और ये भी बता दूं कतार से कतार जो दूरी होगी रागी की वो 22.5 सेंटीमीटर की दूरी होगी। और पौधे से पौधे की जो दूरी होगी वो 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो ये बीज दर है। और अगर आप रोपा लगा रहे हैं थरा बना के रागी का, जैसे हम धान में करते हैं तो उसमें आपको बीज दर कम लग जाता है, 4 से 5 किलो प्रति हेक्टेयर की दर से बीज लगता है आपको इतना पर्याप्त है। मतलब आपको खेत में 4 से 5 लाख पौधे ये होने चाहिए। इससे ज्यादा होगा तो वो क्या होगा कि नुकसान करता है, पौधे की बढ़वार अच्छी नहीं होती और उसका जो कल्ले निकलते हैं वो कम निकलते हैं। ये सारे प्रॉब्लम रहता है जी। मैम रागी कोदो कुटकी इनके भंडारण के समय क्या सावधानी रखना चाहिए? जो रागी कोदो कुटकी है इसके जो भंडारण का जो प्रतिशत है 10 से 15%, 10 से 12%। तो इसमें हमको मॉइस्चर जो नमी है इसमें हमको भंडारण करना चाहिए। और एक बात ये भी बता दूं कि जो महत्व जो है रागी कोदो कुटकी का, लघु धान्य फसल जो मिलेट्स हम बोल रहे हैं, इनका जो भंडारण है, स्टोरेज, ये बहुत लंबे समय तक हम इनको स्टोर करके रख सकते हैं। क्योंकि इनमें जो अगर हम तुलनात्मक बात करें धान गेहूं और दलहन फसलों से, तो इनमें जो कीट और जो बीमारियां हैं ये कम लगती हैं। तो इस वजह से हम इसको लंबे समय तक स्टोर करके रख सकते हैं। बस हमको मॉइस्चर % का ध्यान रखना पड़ेगा।
जो नमी है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 10 से 12% नमी में हम इसको स्टोर करके रखेंगे और स्टोर करने के लिए हम इसको उपचार भी कर देंगे दवाई से, ताकि ये लंबे समय तक अगर जो थोड़ा बहुत भी कीड़ा लग रहा है बीमारी वो भी ना लगे। इसके लिए हम मिथाइल पैराथियान से डस्ट आता है पाउडर, उससे हम इसको उपचारित करके हम इसको स्टोर कर सकते हैं लंबे समय तक। जैसे जो गनी बैग्स होते हैं बोरी, उसमें हम रख करके इसको स्टोर कर सकते हैं। जी। मैम, रागी, कोदो, कुटकी, ये जो लघु धान्य फसलें हैं, इनका पौष्टिक गुण बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके कारण इनका प्रसंस्करण भी करके बहुत सारी चीज़ें बनाई जा रही हैं। तो प्रसंस्करण किस तरह से किया जाए, क्या क्या विधियाँ हैं और क्या क्या बनाया जा सकता है? जी, तो जैसे रागी, कोदो, कुटकी का तो बहुत महत्व है, क्योंकि मैंने बता ही रही थी कि जो पोषक तत्व हैं इसमें, ये 5 से 6 गुना अपना जो धान और गेहूं से बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा। और इसमें जो रागी की बात करें तो कैल्शियम रागी में 350 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम जो है खाद्य भाग 350 मिलीग्राम जो है कैल्शियम होता है। और कैल्शियम हमारे हड्डियों के लिए, दांत के लिए मजबूत रखने के लिए बहुत आवश्यक है। तो सबसे ज्यादा जो कैल्शियम है वो रागी में होता है। और इसके बाद आयरन, मैग्नीशियम, फास्फोरस, जिंक जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, ये भी इन मिलेट्स में भरपूर मात्रा में होते हैं। तो इसके अलावा अपन खनिज का बात करें, मिनरल्स का बात करें, विटामिन B1 और B2, ये सारे चीज, प्रोटीन की बात करें तो ये सब जो है इनमें भरपूर मात्रा, प्रचुर मात्रा में होती है। और इसलिए हमारी सरकार ने कुपोषण मुक्ति के लिए जो है इनके प्रति रुझान लाने के लिए इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है। और जैसे बता दूं, जो रागी है वो दूध का एक सप्लीमेंट हो सकता है। क्योंकि इसमें कैल्शियम इतना ज्यादा है तो हम दूध के जगह रागी ले सकता है। क्योंकि बहुत ज्यादा इसमें कैल्शियम होता है। इसके अलावा जब हम इनको अपने आहार में शामिल करते हैं तो इनमें जो मतलब हमारा कोलेस्ट्रॉल है, हृदय संबंधी जो बीमारी है, और ऑस्टियोपोरोसिस है, हाइपरटेंशन है, ये सारी चीजें जो है कम होती हैं। हम इन सब से दूर रह सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इनमें जैसे हम इसको खाते हैं, जैसे कोविड के समय के बाद से लोग जो है ज्यादा ऐसे मतलब मैम पहले एक साथी का फोन सुन ले। हेलो। हाँ, हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं केशव कुमार साहू, एक कृषक बोल रहा हूँ। मेरे पास हार्वेस्टर है। रागी की जो सलाह दी जा रही है उसकी रोपाई और कटाई के लिए यंत्र जी, हाँ, उसमें कटाई बनती है क्या? गेहूं जो काटते हैं उस मशीन में? अच्छा, बन जाएगी जी। हाँ, लाइन पे हूँ, रुको। जी। नाम है, बन जाएगी। इसमें ये है कि कटाई बन जाएगी उससे, जो गेहूं से आप जो करते हैं बोल रहे हैं उससे बन जाएगी। और दूसरी बात, कटाई के लिए और ये जो मतलब पोस्ट हार्वेस्ट जो मैनेजमेंट होता है ये लघु धान्य फसलों का, मतलब कटाई के बाद जो है ये बहुत मुश्किल होता है। हाँ, क्योंकि इनके जो दाने हैं बहुत छोटे होते हैं। तो ये चीजें हैं। और जैसे वो बता रहे हैं उनके पास मशीन है, मल्टी क्रॉप थ्रेशर होता है, उससे हम इसका मिंजाई कर सकते हैं रागी का। तो उससे कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम मैनुअल करेंगे, महिलाओं के द्वारा, ये जो है आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं के द्वारा इसका मिंजाई करवाते हैं, तो उससे क्या होता है कि बहुत समय लगता है। तो एक मल्टी क्रॉप थ्रेशर है, उससे हम कर सकते हैं। और कटाई जो बोल रहे हैं वो अधिकतर तो इससे होता है, हंसिये से होता है। लेकिन कर सकते हैं। स्वाति मैम, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे किसान भाइयों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय, नई जानकारी के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।